हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत का मैदान। ठीक है, यह ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप बस एक कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का मैदान आप लोग डाल लीजिए कॉपी में। ठीक है, भारत के मैदानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यह जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? तो पहला जो है वह पूर्वी घाट के मैदान, दूसरा है पश्चिमी घाट के मैदान, तीसरा है उत्तरी भारत का मैदान। तो यह जो है 3 टाइप के मैदान हो गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्वी घाट के मैदान। ठीक है, पूर्वी घाट के मैदान की बात करें तो यह जो है आकार में यह उत्तर भारत के मैदान से छोटा तथा पश्चिम घाट के मैदान से बड़ा है। ठीक है, क्या है? तो जो पूर्वी घाट का मैदान है वह उत्तर भारत के मैदान से छोटा है तथा पश्चिमी घाट के मैदान से बड़ा है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी जो है, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी के पास मैदानों की चौड़ाई अधिक है। ठीक, इसके चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। क्या होता है? इसकी चौड़ाई जो है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है, जो कि औसत चौड़ाई की बात करें तो 100 किलोमीटर से 130 किलोमीटर है। कितना है? 100 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक का है। पश्चिम बंगाल की हुगली नदी से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। क्या है? पश्चिम बंगाल की जो हुगली नदी है और तमिलनाडु तक यह फैला हुआ है। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक की तरफ का मैदान उत्कल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह जो है उत्कल तट कहलाता है। कहाँ से? उड़ीसा से आंध्र प्रदेश की तरफ का मैदान जो है उत्कल तट कहलाता है। आंध्र प्रदेश का तट कलिंग तट कहलाता है। क्या कहलाता है? आंध्र प्रदेश का तट जो है वह कलिंग तट कहलाता है। इसी तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। किस तट को? कलिंग तट को ही उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या है? जो आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक का जो मैदान है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत की कई प्रमुख नदियों के डेल्टा इसी मैदान में बनते हैं। किस मैदान में? जो मैंने बताया ये इस मैदान में, यानी पूर्वी घाट के मैदान में। ठीक है, इन नदियों में मुख्य नदियाँ जो हैं वह हैं कौन कौन सी हैं? इन नदियों में मुख्य नदियाँ जो हैं वह हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है, यह सब सारी जो है मुख्य नदियाँ हैं यहाँ की। अब देखते हैं जो है पश्चिमी घाट के मैदान। पश्चिमी घाट के मैदान की बात करें तो यह जो है दमन से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आकार में पूर्वी तथा उत्तर भारत के मैदानों से छोटा है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। कितनी है इसकी औसत चौड़ाई? 50 किलोमीटर की है। गुजरात से गोवा तक के तट को, जो गुजरात राज्य है वहाँ से लेकर के गोवा राज्य तक को कोंकण तट कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि कोंकण तट किसे कहा गया है? तो वह जो है गुजरात से लेकर के गोवा तक के जो मार्ग बने हैं उन्हें कोंकण तट कहा जाता है। इसमें महाराष्ट्र का पूरा तट आ जाता है। ठीक है, गोवा से मंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। क्या है? गोवा से मंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। कर्नाटक से केरल तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। अब मालाबार तट किसे कहते हैं? तो कर्नाटक से केरल तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। गोवा से मंगलोर को कन्नड़ तट कहते हैं तथा गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे करके आपको अपनी कॉपी में इसे
लिखना है, ठीक है, जिससे कि बहुत ही आसानी से आपको याद हो सके। इसकी चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पर ढाल अधिक है, जिस कारण से यहाँ पर नदियाँ तीव्र चाल में चलती हैं, यानी बहुत ही तेज गति से चलती हैं और झरने बनाती हैं। क्या होता है यहाँ पर? झरने बनते हैं। नदियों में गति अधिक होने के कारण नदियाँ डेल्टा नहीं बना पाती हैं, मछली पालन के लिए आदर्श स्थिति बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। उत्तरी भारत का विशाल मैदान की बात करें तो भारत के सभी मैदानों में से ये सबसे विशाल है, ठीक है। क्या है? जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, जैसे कि नाम विशाल है वैसे ही यह सबसे विशाल भी है। इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई जो है वह 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर है। कितनी है इसकी औसत चौड़ाई? 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ पर नदियों की गति काफ़ी धीमी हो जाती है, अतः नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसाद को यहाँ जमा करती है, ठीक है। जो यहाँ पर गति होती है नदियों की बहुत ही धीमी हो जाती है, यानी बहुत धीरे हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, नदियाँ अपने साथ अवसाद को ला करके यहाँ पर जमा कर देती हैं, जो कि इस मैदान की विशालता का प्रमुख कारण है। यानी जो अवसाद लेकर के आते हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए विशालता का प्रमुख कारण माना जाता है। इसको समझने के लिए 4 भागों में हम बांटे हैं इसको। 4 भागों को आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश शिवालिक हिमालय से 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र जिसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं को भाबर प्रदेश कहते हैं। क्या है? शिवालिक हिमालय से 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र जिसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं वह भाबर प्रदेश कहलाता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय के बाद नदियों की गति कम हो जाती है, इसलिए वो अपने साथ लाए अवसाद को यहाँ जमा कर देती है। यहाँ आकर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ये नदियाँ फिर आगे जाकर वापस धरती पर प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है तराई प्रदेश, ठीक है। तराई प्रदेश की बात करें तो भाबर के नीचे दलदली क्षेत्र की तराई क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर जंगल में अजगर, मगरमच्छ आदि के साथ अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं। क्या होता है तराई प्रदेशों में? यहाँ पर जंगल में जो है अजगर, मगरमच्छ आदि बहुत से जो है वन्यजीव पाए जाते हैं, अतः कोई जनजाति नहीं रहती। कहाँ पर कोई जनजाति नहीं रहती? तराई क्षेत्रों पर कोई जनजातियाँ नहीं रहती है। वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। अगर इस समय की बात करें तो जो तराई क्षेत्र थे वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बना लिया गया और वहाँ पर कृषि होने लगी है। फिर है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश की बात करें तो नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है बांगर प्रदेश कहलाता है। बांगर प्रदेश से क्या आशय है कि नदी के द्वारा दूर वाले क्षेत्र से नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया क्षेत्र जो है वह बांगर प्रदेश कहलाता है। यह प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आता है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण हो पाता है। इस प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब है खादर प्रदेश। भी आप पढ़ रहे थे बांगर प्रदेश, अब है आपका खादर प्रदेश, ठीक है। खादर प्रदेश की बात करें तो नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आती रहती है खादर क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा नवीकरण रहती है, यानी बाढ़ आती है और जो पुरानी मिट्टियाँ रहती हैं वह बह जाती हैं और वहाँ पर नई मिट्टियाँ आ जाती हैं। यह इसलिए जो है यहाँ का नवीनीकरण हो जाता है। इसी कारण यह प्रदेश
उपजाऊ बना रहता है। क्या है? यह प्रदेश जो है खादर प्रदेश वह उपजाऊ बना रहता है। इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश से कम होती है। इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो यह नई जलोढ़ मृदा से हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर या कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से फंस ही जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए